स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टार्टिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ेंगे जो फिजिकल स्पेक्ट्रा है वो 3 क्लास में डिवाइड होता है आपका। पहला है आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। सेकंड है आपके पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एंड जो थर्ड है आपके पास वो है रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। लास्ट में एक आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, बट वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो आज हम जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा के केस में। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम स्पेक्ट्रम बताया था। स्पेक्ट्रम क्या होता है आपके पास इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। पहले आती है आपके पास कॉस्मिक रेज, देन गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये आपके पास स्पेक्ट्रा है और किस ऑर्डर में अरेंज होता है, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास ऑर्डर होता है स्पेक्ट्रम का। तो इसका मतलब जो हमारे पास कॉस्मिक रेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू है। इसका मतलब उनकी एनर्जी भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो आपके पास जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। तो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। द मॉलिक्यूल्स विच हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट, दैट मीन्स इसकी कंडीशन क्या होगी, परमानेंट डायपोल मूवमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल का, तब आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट करेगा। अगर परमानेंट डायपोल मूवमेंट उसका नहीं है तो उस केस में रोटेशनल स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड मूवमेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका डायपोल मूवमेंट और इसका डायपोल मूवमेंट आपस में क्या हो जाता है, कैंसल आउट। सो दैट मीन्स इसके अंदर जीरो डायपोल मूवमेंट है, नाइट्रोजन के अंदर भी जीरो डायपोल मूवमेंट है, ऑक्सीजन के अंदर भी जीरो डायपोल मूवमेंट है। दैट मीन्स इस केस में रोटेशनल स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो गए, CO2 हो गया, CS2 हो गया। इसमें भी क्या स्ट्रक्चर है CO2 की, ये वाला। दैट मीन्स जो इसका डायपोल है और इसका डायपोल आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस केस में भी जीरो डायपोल मूवमेंट है, इस केस में भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट नहीं करेगा। CS2 है, C डबल बॉन्ड S, इस केस में भी डायपोल मूवमेंट नहीं है तो इसका भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स जो आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जैसे C2H2, C2H4, C6H6, CO2, CS2, ये जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इसमें डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका इनके अंदर जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में कोई रोटेशनल स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पता लग गया हमें कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट करेंगे। वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा वो शो करेंगे, और जिनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमने वो निकालनी है हमने रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। और रोटेशनल एनर्जी हम किसके लिए निकालते हैं, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है रिजिड रोटेटर का। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द रिजिड रोटेटर, ठीक है। रिजिड रोटेटर, रिजिड मतलब फिक्स है, रोटेटर मतलब रोटेट करेगा। जिस पोजीशन पे वो फिक्स है उसी पोजीशन पे उसने रोटेट करना है, ठीक है। सो जैसे ये आपके पास मास है M1 और ये आपके पास हायर मास है M2, ये एक मास है M1, ये एक मास है M2। क्योंकि ये रिजिड रोटेटर है, ये इसकी बॉन्ड लेंथ है जिसके अबाउट रोटेट करेगा। ये सेंटर ऑफ इनर्शिया है, मतलब सेंटर प्रेजेंट है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस R1, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R2, और ये जो टोटल डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोला जाता है R0, टोटल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। दैट मीन्स जो आपके पास यहाँ पे टोटल बॉन्ड लेंथ है दैट इज R0, वो किसके इक्वल होगी, R1 प्लस R2 के इक्वल होगी, ठीक है। अब ये देखो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हायर मास की तरफ ज़्यादा है और लोअर मास की तरफ कम है। क्यों, क्योंकि उसको बैलेंस मेंटेन करना है। वो बैलेंस क्या है कि M1 R1 दैट शुड बी इक्वल टू ऑलवेज M2 R2। अगर इसका मास ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका मास कम है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर सबको? अब देखो आर नॉट किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो मैं यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो R2 इज इक्वल टू R नॉट माइनस क्या आ जाएगा R1, सो दैट मीन्स M1 R1 इज इक्वल टू M2 इंटू R नॉट माइनस R1। तो क्या आ जाएगा M1 R1 इज इक्वल टू M2 R नॉट माइनस M2 R1। तो ये क्या आ जाएगा M1, इस नेगेटिव को इधर ले जाऊंगी तो M1 प्लस M2 इंटू R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा M2 इंटू R नॉट। तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकल जाएगी M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू R नॉट। ये आपके पास डिस्टेंस R1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। लाइकवाइज जैसे मैंने डिस्टेंस R1 की वैल्यू निकाल ली है, मैं कौन से डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकती हूँ R2 की भी। तो R2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मास M2 है R1 के केस में, इसके केस में क्या आ जाएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R0। ये आपके पास दो डिस्टेंसेस निकल गए, पहला डिस्टेंस निकल गया R1, दूसरा डिस्टेंस निकल गया R2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो जो I होता है, I इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और I की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, क्योंकि दो मासेस है ना यहाँ पे, पहला मास है M1 उसके साथ डिस्टेंस हो गया R1 स्क्वायर, दूसरा क्या है M2 उसके साथ डिस्टेंस क्या हो गया R2 स्क्वायर। तो मैं इसको एक्सपैंड करके लिख सकती हूँ, तो जब एक्सपैंड करके लिखूंगी तो क्या ऐसे लिख सकती हूँ M1 R1 इंटू R1 प्लस M2 R2 इंटू R2, ये आ गया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे R1 की वैल्यू निकाली हुई है तो M1 R1 और M2 R2, अब ये दोनों भी तो बराबर हैं, तो मैं M2 R2 की जगह M1 R1 रख सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा M1 R1 इंटू R1 प्लस M1 R1 इंटू R2। तो M1 और R1 को बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, और R1 प्लस R2 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ R0 लिख सकती हूँ। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे, देन I इज इक्वल टू M1 इंटू R1 इंटू R0। क्लियर? और क्योंकि R1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है तो R1 की वैल्यू को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। सो देखो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या निकल गई है M1 R1 इंटू R0। तो अब यहाँ पे मैंने R1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, तो इस R1 की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी M1 R0 इंटू, अब ये वैल्यू क्या है M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू R0। सो वैल्यू क्या आ जाएगी M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R0 स्क्वायर। ये है I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो I की वैल्यू यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ मैं, न्यू इंटू R0 स्क्वायर, वेयर न्यू इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास। न्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई। अब हमने ये इस फॉर्म में क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो मास के लिए जब भी निकलता है ना, तो उसको रिड्यूस्ड मास की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये सारा करके दिखाया है। ठीक है, अब जैसे लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, वैसे आपके पास कौन सा मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, एंगुलर मोमेंटम। अब क्योंकि रिजिड रोटेटर का केस है, ये रोटेशन का केस आ गया, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम तो आएगा नहीं, यहाँ पे कौन सा मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम। सो जो एंगुलर मोमेंटम है उसको डिनोट करते हैं हम एल से। एंड एल की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू ओमेगा। जैसे लीनियर मोमेंटम पी होता है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे क्या होता है, मास की जगह पे आ जाता है रिड्यूस्ड मास, और वेलोसिटी की जगह पे कौन सी वेलोसिटी हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी। सो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। और एल की वैल्यू क्या होती है रिजिड रोटेटर केस में, अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन में 2 पाई। ये वैल्यू होती है इसकी रिजिड रोटेटर के लिए, अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, वेयर J is called as the rotational constant। J को क्या बोला जाता है, रोटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। और जो J है उसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। वेयर J is called as रोटेशनल कांस्टेंट एंड J की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी हो सकती है। अब जैसे P इज इक्वल टू एम वी होता है, यहाँ से अगर मैंने एनर्जी निकालनी है, एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकती हूँ। अब एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाता है। ये एनर्जी निकल गई। अब ऐसे इस केस में एनर्जी कैसे निकल सकती है, पी की जगह पे क्या आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में 2, एम की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इंटू आई, क्योंकि वहाँ पे मास की जगह पे क्या है रिड्यूस्ड मास है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के केस में। समझ में आ गया ना ये। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2i
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2i इंटू एल स्केयर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हो j इंटू जे प्लस 1 इंटू, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1। ये है एनर्जी फॉर द रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं इसको। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज दिस एनर्जी इज नोन एज रोटेशनल एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इस रोटेशनल एनर्जी के लिए एच तो है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई आपके पास कांस्टेंट होता है 3.14, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशनल कांस्टेंट को। तो जे की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 1 2 3 एंड सो कुछ भी जा सकती है। अब इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये होती है जूल्स में।